कराची के शहरियों की जो आसान तरीन प्लान होता है ना, वो होता है केंझर झील। यहाँ जाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, लोग अपनी पूरी फैमिलीज़ को लेकर जाते हैं, लेकिन वहाँ इंतज़ामात ना होने के बराबर हैं। वहाँ बहुत कुछ बहुत साल से वैसे का वैसे ही है, जिसको बेहतर होना चाहिए था नहीं है। और इसी की वजह से ये हुआ कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हो गया। एक ख़ानदान के कई अफराद लुक़मा अजल बने, किश्ती में सवार हुए यादें बनाने और फिर जाने चली गईं। ऐसा कोई पहली बार तो हुआ नहीं। हमारे रिपोर्टर आमिर मजीद ने खोज लगाने की कोशिश की कि वजह क्या रहती है कि ऐसे हादसात हो जाते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं, यादें चूर चूर हो जाती हैं। हम आपके सामने उनकी सारी की सारी वर्किंग रखते हैं। 2 रोज कबल कराची से केंझर झील सैरो तफरी के लिए जाने वाले एक ही खानदान के 10 अफराद डूब कर जान बहक हो गए। माजी की तरह इस दफ़ा भी जब कश्ती उल्टी तो ना ही वहाँ पर सिक्योरिटी का अमला मौजूद था और ना ही कोई हिफाजती इंतजाम उठाए गए थे। कराची से 135 किलोमीटर दूर 54 स्क्वायर मील पर मुहित केंझर झील शहर कायद के बासियों के लिए पुरकशिश तफरीह गाह है। मौसम गर्मा में रोजाना हजारों अफराद इस झील की सैर को आते हैं और हर साल कई अफराद डूबकर जान बहक भी हो जाते हैं। इस झील के वस्त में एक पुरकशिश मुकाम नूरी और जाम तमाची का मज़ार है। ज्यादातर हादसात इस मज़ार पर आने और जाने के दौरान कश्ती उलटने से पेश आते हैं। माहीगीर कम पैसे लेकर शिकार में इस्तेमाल होने वाली कश्तियों में लोगों को लेकर जाते हैं, जो हादसात का सबब बनती हैं। सस्ते में जाते हैं वो, मतलब बोलेंगे 15 आदमी बैठते हैं, हम 50-50 रुपये आदमी ले लो, 60 रुपये बंदा ले लो। इस हिसाब से वो पैसेंजर के हिसाब से वो लेके उनको तो 4 रुपये से मिल जाते हैं। लोग ज़्यादा भिड़ जाते हैं, उनको पता नहीं कि भाई उसमें वजन की कितनी गुंजाइश है। हुकूमत सिंध के शोबा सेहत के जेर इंतजाम चलने वाली कश्तियों की हालत भी कुछ अच्छी नहीं। कवानीन पर अमल दरामद करवाना केंझर पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस के पास मौजूद पेट्रोलिंग के लिए वाहिद तेज रफ्तार कश्ती भी खराब पड़ी है। सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन केंझर झील के इंचार्ज मखदूम गुलजार ने बताया कि झील के 1.5 किलोमीटर हिस्से पर बाअसर अफराद का कब्जा है। इनके लेक पे किनारों पे इनके पूरे गाँव हैं, वहीं पे गाँव से ये कश्तियाँ निकालते हैं, तो इनको चेक नहीं कर सकते। इनके गाँव में बिल्कुल बैंक पे हैं, किनारे पे हैं, जहाँ से पानी स्टार्ट होता है। हादसे के बाद झील इंतजामिया ने कश्ती सर्विस तो बंद कर दी, मगर सवाल ये है कि इस वाक़े के बाद भी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दामात उठाए जाएंगे या नहीं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। और जिस तरह पहले भी जिक्र हमने किया, ये पहला वाक़या नहीं था, पहले भी ऐसे कई वाक़यात होते चले आए हैं और दैट इज़ द रीज़न कि आमिर मजीद ने भी ये रिपोर्ट तैयार की कि वजह क्या है। ये तो रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिस पर इस सानहे ने क़यामत ढाई। इनका नाम है आमिर। इन्होंने इस सानहे में अपनी बहनों को खोया, अपनी वालिदा को खोया, कई रिश्तेदारों को खोया। आमिर, शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। ज़ाहिर है हम सब के लिए तो अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है जो आप पर बीत रही है, जो आप पर गुजर रही है। कर्ब की कैफियत होती है, ऐसा सानिया हो जाए, ऐसा सानिया किसी के साथ भी हो जाए। आपकी वालिदा, आपकी बहनें आपने खोई, अपने रिश्तेदार भी खोए। थोड़ा सा बताएंगे इस वाक़े से मुताल्लिक, और कितने रिश्तेदार थे जो आपने खोए इस वाक़े की वजह से? हमने तकरीबन हमारे 10 ख़वातीन जो थी, जिसमें हमारी 9 जो है ना ख़वातीन थी और एक हमारी भांजी छोटी थी। और इस हादसे के अंदर जो ना हम खो गए इसको। और अब मतलब एक वाक़या, इतना हादसा और इतना दिली दुखी वाक़या हुआ है कि इसमें हमारी वहाँ की जो इंतज़ामिया है उनकी नाअहली से ये वाक़या हुआ है। अगर वहाँ की इंतज़ामिया सही होती, वहाँ का डीसी सही होता, वहाँ के SHO, वहाँ के SP सही होता, तो ये वाक़या नहीं होता। क्योंकि लोकल ब्रांच जो है ना वहाँ ट्रैवल के लिए ये नहीं छोड़ते। इन लोगों ने लोकल लॉन्च वहाँ छोड़ी और उसके अंदर अगर 4 बंदों की गुंजाइश थी या 6 बंदों की थी, तो उन लोगों ने 13 बंदे किस तरह बिठाए हैं। और 13 बंदे बिठा के ये लेके जा रहे हैं समंदर के बीच में, और इतने गहराई में लेके जा रहे हैं। किस बिना पे लेके जा रहे हैं? मतलब कि इसका मतलब ये है कि वहाँ की इंतज़ामिया ही नाइल है कि ये इतने गहराई में लोकल
लॉन्च को किस तरह ट्रेवल की इजाज़त दी है। ये यहाँ कहते हैं कि मतलब कि ये लोग बचा रहे थे, तो वहाँ पे ये लोकल लॉन्चें किस तरह आप लोगों ने इजाज़त दी है वहाँ पे? और भी बता दीजिए, मतलब ना कोई लाइफ जैकेट। भाई एक बात और भी बता दीजिए आमिर साहब, ये बताइएगा जो मल्ला होता है, हनीफ नाम है हनीफ भाई, ये बताइएगा जो मल्ला है वो थोड़ा सा बताते हैं, वो समझाते हैं आप लोगों को कि ये लॉन्च जो है ना इसमें कम लोग बैठ सकते हैं, या वो भी झूठ बोल देते हैं, वो भी ठीक बात नहीं बताते लोगों को ज़्यादा सवार करने के लिए? आप लोग जब गए थे आप में से किसी को भी उन्होंने बताया कि मैं इतने लोग नहीं बिठा सकता? नहीं, ऐसी कोई बोलते हैं वो अपने पैसेंजर के हिसाब से वो अपनी पेमेंट लेते हैं और वो देखते हैं कि जितना भी लॉन्च में बैठे हैं तो जितना ज़्यादा बैठेंगे तो हमें मतलब प्रॉफिट मिल जाएगा, पेमेंट मिल जाएगी। आप भी साथ मौजूद थे? जी। आप साथ मौजूद थे? जी मैं साथ मौजूद नहीं था। मेरी इसमें सिस्टरें थी, भांजियाँ थी, भतीजियाँ थी, बहनें थी मेरी। और जैसे मेरे इलम में लगा तो मैं यहाँ से मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उनके बाद मैं तकरीबन 1.5-2 घंटे में पहुँचा हूँ। हनीफ साहब ये मालूम हुआ, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये मालूम हुआ कि जिस वक्त आपकी पूरी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने उस कश्ती में सवार होना था, तो क्या आपकी फैमिली के किसी फ़र्द की तरफ से ये कहा गया हो कि लाइफ जैकेट क्यों नहीं है? किसी फ़र्द की तरफ से ये कहा गया हो कि इतने ज़्यादा लोग क्यों बिठा रहे हैं कश्ती में? ये ऐसा मामला भी था? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। वो मेरे कज़न जो थे वो उस टाइम नमाज़ पढ़ने गए, तो बच्चियाँ जो हमारी थी जो 8, 9, 10, 12, 15 साल वाली, तो ये लॉन्च वाले उनके पास आए तो ये उनसे बेटा बोल रहे थे कि बेटा बैठो, जिद कर रहे थे कि हम आपको घुमा के ले आते हैं। ओके। तो वो हमारी यहाँ फुप्पू बैठी हुई थी, फुप्पू ने मना किया उनको कि नहीं आप जो ना जाओ, मतलब हमारे जो है ना बेटा मेरा गया हुआ नमाज़ पढ़ने, बच्चे गए हुए, ये आ जाते हैं। लेकिन जाहिर है उन्होंने इंसिस्ट किया, फिर बच्चे तो बच्चे हैं, वो भी जिद भी करते हैं, उन्हें क्या पता। अब बच्चे हैं तो बस वो जिद कर रहे थे। अब मुझे ये बताइए, चूँकि आप हमको वक्त भी दे रहे हैं, आपकी बात इस वक्त सारे के सारे लोग सुन रहे हैं, कुछ ऐसे इक़दाम होने चाहिए कि आइंदा ऐसा किसी और के साथ ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? देखो हमारा मुतालबा ये है कि देखो ये अगर करली झील पिकनिक पॉइंट रखा है तो फिर इसको पिकनिक पॉइंट फैसिलिटीज भी वैसी हों, जैसे हाँ, तो वहाँ पे जो है ना अभी जैसा छोटा सा एक डिस्पेंसरी बनी हुई है, कोई उसमें ट्रीटमेंट नहीं है। फिर वहाँ पे लाइफ जैकेटों की कोई मतलब ये कहते हैं ना हमारे पास लाइफ जैकेट है, कोई इनके पास लाइफ जैकेट नहीं है, सारा बस मजाक है। मतलब वो लाइफ जैकेट इस तरह दिए हुए उनको कि जैसे वो एक कोटी पहन लिया आपने, छोटी सी वास्कट पहन ली, कोई उस मतलब उसमें ना हवा, कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे बोट्स लोकल नहीं होने चाहिए, बोट्स अच्छे होने चाहिए। मेडिकल जो वहाँ पे डिस्पेंसरी छोटी सी बनाई है उसमें अमला होना चाहिए। मतलब इस किस्म का कोई ऐसी चीज़ नहीं कोई मदद के लिए आया जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था? कोई कोस्ट गार्ड कोई वहाँ पर हो मौजूद के अगर खुदा न खास्ता कोई डूब रहा हो तो उसको बचाने जाएंगे? ये भी नहीं था। नहीं, वहाँ पर जो कश्ती में जो चलाने वाला जो सवार था, मछेरा था, मतलब वो मछेरा ही था। वो कश्ती जो वो तो मतलब पैसेंजर कश्ती थी भी नहीं। उसमें मतलब जो 6-8 सीटें लगाई हुई थी, लोकल लगाई हुई थी, मतलब डेकोरेशन के लिए हल्के जो हमने देखी वो कश्ती को, तो उसमें 8 सीटें लगाई हुई थी, लेकिन लोकल कश्ती थी, बस वो कुंडों पे अटकाई हुई थी 8 सीटें। और कहने का मतलब ये है कि अब ये कश्ती वहाँ पे पैसेंजर के लिए कैसे पहुँच गई? एग्जैक्टली। और ये एक कश्ती नहीं थी। और ये सब ये आप क्योंकि वहाँ पर गए भी हैं, ये एक कश्ती नहीं थी, वहाँ पे और भी कश्तियाँ वहाँ पे इसी तरह से थी, ऐसे ही है? इस तरीके की और भी कश्तियाँ वहाँ थी, तकरीबन 5-6 कश्तियाँ और भी देखी है इसी मच्छेरों वाली। ये कश्तियाँ वहाँ पे ट्रेवल कर रही है, वहाँ लोगों को कम पैसों की लालच दे रही है और लोगों की जानों के साथ खेल रही है। तो खुदारा हमारा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारी आवाज़ को वहाँ पहुँचाओ। अगर वो पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है तो वो पिकनिक पॉइंट के हिसाब से वहाँ पे जो ना कश्तियाँ अरेंज करें, वहाँ के लोगों को जो फैमिलियों के जो जी हमने तो अपनी सी कोशिश कर ली कि क्या इस पूरे वाक़े के ऊपर काम भी कर लिया, पूरी कोशिश कर ली कि वहाँ पर जो कमी है उसको दूर किया जाए और कम से कम अब तो किया जाए। जो दुख आपको मिला है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, उसके ऊपर मरहम नहीं रखा जा सकता। लेकिन मुझे ये बताइए, किसी इंतज़ामिया के फ़र्द ने, किसी आला हुकाम ने, कहीं से किसी वज़ीर
किसी रेलेवेंट शख्स ने, किसी ऑफिसर ने आपसे राबिता किया इस सारे किस्से के बाद से लेकर अब तक? पहले दिन तो हमारे से किसी ने रब्ता नहीं किया। मीडिया ने, मीडिया का हम बहुत शुक्रगुजार है जो हमारी आवाज़ उठाई है, और अपना ईदी वालों का बहुत शुक्रगुजार है जो हमारे साथ बहुत अच्छी हेल्प की है, और उससे पहले मीडिया ने ज़्यादा अच्छी हेल्प की है। मतलब मीडिया के ऊपर जब चढ़चढ़ा उठा तो उसके बाद तकरीबन अगर हमारे पास कोई पहुँचे तो हम कराची जब कोरंगी अपने ईदी सरखाने पे पहुँचे तो वहाँ पर भी हमारे पास कोई नहीं पहुँचा। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ बस अपना पीटीआई वाले पहुँचे वहाँ पे, जिन्हें हमारे साथ मतलब हमदर्दी के तौर पर खड़े रहे। फिर उसके बाद हम अपना इलाके में जब पहुँचे तो तकरीबन कोई रात को तकरीबन 11 बजे का 11:30 का टाइम था। फिर पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी पहुंची, हमारे पास पीटीआई की पहुंची है। मतलब सब हमारे साथ सियासी लोग हौसला दे के हमारे साथ कांधा लगा के खड़े थे। बेशक हौसला दें, बेशक साथ खड़े हों, लेकिन सवाल फिर भी उठता है कि जाहिर है इन्होंने ही काम करना होता है। एग्जैक्टली, सिस्टम बनाना होता है। जो आपने पहले भी बात की कि अगर वो पिकनिक स्पॉट था तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी। हनीफ साहब, लास्टली मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज आप दें, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम बात करें हुकूमत की, जब हम बात करें इंतज़ामिया की, जब हम बात करें इंतज़ामात की, तो एट द सेम टाइम हमें ये बात ज़रूर करनी है कि हमारी अपनी भी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं होती। आपने अपने बहुत प्यारे खोए हैं, अपनी माँ को खोना, अपनी बहन को खोना, अपने रिश्तेदारों को खोना, एक ही साने में खोना। मैं चाहता हूँ एक मैसेज आप उन तमाम लोगों के लिए दें जो प्लान तो करते हैं पिकनिक का, लेकिन फिर थोड़ी सी गलती हमारी तरफ से भी हो जाती है, थोड़ी गफलत हो जाती है कि बच्चे अगर जिद करते हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते वो हादसा भी हो सकता है। एक मैसेज प्लीज़ आप ये भी दीजिएगा, क्योंकि आपने तो खोया है अपने रिश्तेदारों का, आपका दर्द है। मैं ख़ास तौर पर तमाम अपने पाकिस्तान और कराची शहरियों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, बहनों के लिए, बेटियों के लिए और भाइयों के लिए। आप अपने अगर बच्चों को इस तरह पिकनिक पॉइंट पे लेके जाते हैं तो ख़ास तौर पर मेरी तरफ से आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि ये पानी से दूर रहें। अगर आपको कश्ती में सफ़र करना हो तो जब तक आप लोग को सेफ्टी ना हो, लाइफ जैकेट ना हो आप लोग के साथ, तो आप बिल्कुल कश्ती का सफ़र ना करें। और लोकल कश्ती को तो बिल्कुल आप लोग देखे ही नहीं। देखो आज हम लोग ने अपने 10 लख्ते जिगरों को खो लिया है, जिसमें हमारी बहनें भी थी, भांजियाँ भी थी, भतीजियाँ भी थी, हम सबको खो गए। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत मतलब आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो आप लोग इस हादसे से अपने आप को सेफ रखो और कभी भी मतलब लोकल कश्तियों की तरफ ना जाओ। अगर किसी भी कश्ती में बोर्ड में भी सफ़र करो तो बगैर लाइफ जैकेट का कोई सफ़र ना करना। और लाइफ जैकेट भी दें आपको तो उनको बिल्कुल आप चेक करना कि इसके अंदर हवा है कि नहीं है, मेरा वेट उठा सकेगी या नहीं, इसके बगैर बिल्कुल आप लोग सफ़र नहीं करना। और बाकी ठट्टा के बिल्कुल, और ठट्टा के ख़ास तौर पर कल्ली झील के इंतज़ामियों को मैं कहता हूँ, वहाँ के एसपी को, वहाँ के एसएचओ को, कि खुदा के लिए जुल्म आप लोग छोड़ दो और ये लोकल कश्तियों को इजाज़त दी दो, फौरन एक्शन लें, इन हालात को बेहतर करें। बिल्कुल इस हादसे के जिम्मेदार जो है ना वहाँ के एसपी हैं, वहाँ के डीसी हैं, वहाँ के एसएचओ हैं, जो वहाँ बत्ताखोरी करते हैं, इन लोगों को इजाज़त देते हैं चंद पैसों के लिए। शुक्रिया हनीफ साहब, साथ मौजूद थे आप। और एक तरफ सवाल यह है कि इंतज़ामिया क्या कर रही थी, दूसरा सवाल ये कि हम खुद भी अपनी जिम्मेदारी अदा करें, गफलत ना करें, गफलत ना बरतें, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर खुद को पता है अपने बच्चों को भी बताएं। अगर बच्चों को थोड़ा सा भी उनको थोड़ा सा भी पता होता तो वो बच्चियाँ कभी भी जिद नहीं करती, कभी भी जाकर के वो वेट कर लेती, थोड़ा सा बेहतर रहते मामला। इतना अफसोसनाक वाक़या रूनुमा ना होता। हमारे पास एक और अफसोसनाक वाक़या आपको बताने के लिए। मैं पन्नू आकिल की बात कर रही हूँ। घर के सरबरा ने अपनी जिम्मेदारी कैसे अदा की? नहीं अदा की, अपना घर खुद उजाड़ दिया। तेज़धार आले से ख़ानदान के 11 अफराद को मौत के घाट उतारा। मरने वालों में मुलजिम की बीवी, उसकी बेटियाँ, बेटे, बहू, पोता पोती भी शामिल हैं। मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आया, अपने खून पर भी तरस नहीं आया। मुलजिम को 2 बेटों समेत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस सिलसिले में तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने बताया कि कत्ल से पहले तमाम मक़तूलीन को नशा आवर चीज़ खिलाई गई थी, उन्हें बेहोश किया गया था ताकि वो मज़ाहमत ना करें। अपने इतने प्यारों को इस तरह से मार देना, सफाकी से मार देना, ये समझ से बाहर है। ये इसका नफ्सियाती पहलू क्या है, इसी पर बात करेंगे। ऐसे वाक़यात की नफ्सियाती वजूहात क्या हो सकती हैं? माहिर नफ्सियात डॉक्टर मुइज़ ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब,
लर्जा खेज ये वारदात है, ऐसा वाक़या है कि हम सोच नहीं सकते। एक खून नहीं है, अपने पूरे घर वालों को मार दिया। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जब ये कहा जाए कि जायदाद का तनाज़ा, जायदाद का मामला था, फिर भी समझ नहीं आती कि जायदाद की खातिर अपने प्यारों को मार देना, अपने बेटों को, बेटियों को, बीवी को, बहू को, पोते पोतियों को मार देना, ये समझ से बाहर है। ये क्या लम्हा था कि जब उस शख्स ने ऐसा घिनौना काम किया, ये सोच लिया और फिर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है कि दो बड़े इम्तिहान है इंसान के लिए, एक उसकी माल और दौलत है और उसकी औलाद। औलाद से मुराद वो लोग जिनसे वो मोहब्बत करता है या जिनसे वाबस्तगी है, और दौलत से मुराद सिर्फ ज़मीन ही नहीं, दौलत भी है, पैसा भी है, इक़्तिदार भी है, तमाम चीज़ें। अब देखा जाए तो इंसान की हिर्स जब बहुत बढ़ जाती है, लालच जब बढ़ जाती है, तो फिर वो रिश्ते नाते उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखते, यानी खून पानी हो जाता है। और यही यहाँ पे हुआ। ये जायदाद के चक्कर में इस शख्स ने अपने अपनों को कत्ल किया, मतलब अपने पूरे खानदान को खत्म किया। हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है, आप भी सुनते होंगे, बचपन से हम सुनते थे कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे माशरे में ये है, जन, जर और जमीन। इन तीन चीजों के लिए कत्ल होते हैं, तीनों चीजों के लिए मुकदमा चलते हैं कोर्टों के अंदर, और यही वो असबाब है जिसकी वजह से माशरे के अंदर इस किस्म के घनौना खेल हो रहा है। और ये जितनी भी मजम्मत करे, असल मैं और आप तो मजम्मत करेंगे, कल फिर कोई ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी, मगर आप नोटिस करें पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, आप लोग मीडिया से इस किस्म के वाकयात कितने बढ़ गए। वजह इसकी सबसे बड़ी है कि इंसान बहुत ज्यादा मादा परस्त हो चुका है। वो जो रिश्ते नाते, प्यार, मोहब्बत, इसाल और कुर्बानी, वो सब खत्म हो गई। अब सिर्फ ये है कि जो मेरे पास है वही मेरी कुव्वत है, वही ताकत है, मैं किसी तरह भी हासिल ये अपने प्यारे दौलत नहीं है, जो पैसे हैं, जो जमीन है, मकान है, जायदाद है, ये दौलत है। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे जरा ये भी बताइएगा, एक तो मामला रिपोर्ट होता है इश्तियाल में आके जान ले ली, गुस्से में आके हथियार उठा लिया। इस केस में बहुत तकलीफ दे ये, इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की है, पूरी प्लानिंग के साथ में मिलजुल के किया। सर जी, मीडिया पे ये भी बात आ रही थी कि शायद इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। तो एक चैनल पे कल ही मैंने बात की, मैंने कहा ज़हनी तवाज़ुन जिसका बिगड़ जाए वो प्लान नहीं करता। नशे आवर दवाई दी है, नशा दिया है, बेहोश किया, बाद कत्ल किया है, फिर फरार हुए, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया है। अकल चाहिए, समझ चाहिए, सूझबूझ चाहिए, और ये सारा का सारा मामला जायदाद का है। और जायदाद जब सामने हो ना, दिखे, दौलत इंसान को तमाम रिश्तों से लाताल्लुक कर लेती है, बिकॉज दौलत का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है। आज दौलत के लिए हमारे मुल्क में मिलावट है, बेईमानी है, चोरी है, नापतोल में कमी है, झूठ है, ये तमाम चीज दौलत के हुसूल के लिए। ऐसी दौलत का क्या ही फायदा जो अपने रिश्तों से दूर कर दे। डॉक्टर मुइज़ बियाज, शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इसके नफ्सियाती पहलू से मुतालिक हमसे गुफ्ते। क्योंकि वक्त कम है, बढ़ते हैं आगे। हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रमुल हराम में मजालिस और जुलूसों का एहतमाम होगा, लेकिन इस साल हालात कुछ मुख्तलिफ हैं ड्यू टू कोविड। अब एहतियात करना होगी, इसीलिए आज हम इसकी बात करें कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना, मास्क का इस्तेमाल करना, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़रूरी है। मजालिस और जुलूसों को कोरोना से कैसे बचाया जाएगा, क्या SOPs तैयार की गई हैं, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इमाम बारगाह गैरुल अमान ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी सैयद सलमान हैदर रिजवी साहब ने। बेहद शुक्रिया सर आपके वक्त का। प्लीज़ बताइएगा इन हालात को देखते हुए क्या SOPs जारी की गई हैं, मजालिस का इनेकाद किन SOPs के तहत होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग इंश्योर कैसे किया जाएगा, क्या क्या कुछ करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए? सबको देखिए जी, कोविड क्योंकि मुहर्रमुल हराम में अभी मौजूद है और इस हमें तो तकरीबन 6 महीने से हम ये फेस कर रहे थे। तो पिछले 6 महीने से हम लोगों ने डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल काफ़ी रखा, और साथ साथ हैंड सैनिटाइजर, मास्क और गेट सैनिटाइजर वगैरह का इंतजाम हमने बिल्कुल किया हुआ। क्योंकि रमज़ान की जो मजालिस वो भी इसी में रही, क्योंकि उसके साथ साथ हम लोग मुहर्रम की तैयारी कर रहे थे, तो उसके साथ साथ हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जो मार्किंग है उसको ज़्यादा रखा हुआ है। और खुदा का शुक्र है कि जो हम लोगों ने रजब की और रमज़ान की जो प्रैक्टिस रखी हुई थी वही गवर्नमेंट की SOP के अंदर आई है। तो नज़र नियाज़ का जो सिलसिला था उसको हम लोगों ने इस तरह रखा हुआ है कि हम लोगों ने उसको खिलाने के लिए उसको डिस्पोजेबल पार्सल का इंतजाम रखा हुआ है कि हम उसको पार्सल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और मजालिस वगैरह जो है वो खुले हॉल्स के अंदर रखी हैं, जो हॉल से हमारे बाहर जो हमारा पैसेज एरिया होता है। और क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बड़ा अशरा खैरुल की बात है, सब पढ़ रहे हैं उसके अंदर, तो तकरीबन लाखों लोग होंगे, लेकिन उसके लिए हमने ग्राउंड्स और सब मुस्तलिक मसाजिद और जितने भी हमारा एरिया है हमने ओपन एयर के अंदर डिस्टेंसिंग के साथ हमने उसको रखा है। मजालिस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट आपको स्ट्रेटजी रखना पड़ेगी और जुलूसों के लिए अलग,
उसको अलग तरह से मैनेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा जुलूसों के बारे में बताइएगा, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट कीजिएगा। ठीक है, जुलूसों के लिए हमने ये रखा था कि हम लोगों ने अपने स्काउट्स और रज़ाकार्स की हमने लेयर्स बनाई हैं, तकरीबन 4 लेयर। पहली लेयर, उसके साथ बीच में रज़ाकार्स और जो अज़रार हैं उनके दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग हमने रखवाने के लिए 4 लेयर से मुश्तमिल जुलूस चलता है, और उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग खासतौर पर ख्याल रखा जा रहा है, और मास्क और सैनिटाइजर का खासतौर पर। और जो रूट्स हैं कुछ उसके बारे में आप लोगों ने सोचा है कि उनको थोड़ा सा और फैला दिया जाए, थोड़ा बढ़ा दिया जाए, या उसको शॉर्ट कर दिया जाए? थोड़ा सा ये भी बताइएगा। जी लाजमी है। अच्छा, कुछ देखिए, मिलत जाफिया एक मशहूर कौम है, और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ हम लोगों ने अपने आप को जहाँ जुलूस हमारे बाहर आते हैं, जो जुलूस रोड्स के हैं, उसके लिए हम लोगों ने उनको और जो ना उसकी एक तो टाइमिंग गवर्नमेंट से हमने कहा था कि हमें थोड़ी सी बढ़ा दें, ताकि हम ये कि उसका जो फासला है वो थोड़ा सा, क्योंकि लाजमी रश ज़्यादा होगा, तो रश को जाने हम लोगों ने फैला के रखा है, क्योंकि हम लोगों ने कंजस्टेड नहीं किया कि आपस में सब मिले। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ जुलूस को हम लोगों ने अंदर ही अपने इलाकाई रखे हैं, और कुछ जो बाहर के जुलूस हैं उसके लिए हम लोगों ने उसका एरिया भी ज़्यादा लिया। जो बड़े जुलूस हैं उनके लिए आप बता रहे हैं कि एरिया भी ज़्यादा लिया है, ठीक है। बहरहाल ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने SOPs बनाई हैं और उस पर इंशाल्लाह अमल दरामद होगा, बहुत ज़रूरी भी है ये। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया सर, रजब से प्रैक्टिस कर, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया रजब साहब। बात करते हैं मुल्क के बाहिम्मत बेटे की। आपको बताएं कि सानहे APS दहशत गर्दी का एक हमला, मौत को शिकस्त किसने दी थी? अहमद नवाज ने। और फिर उन्होंने ख्वाब देखा, कि मैं तालीम जारी रखूंगा और मैं बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ूंगा। अहमद नवाज ने अब ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की है और बताया है कि उन्हें दुनिया की नामवर यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में दाखिला मिल गया है। इसी पर आज हम उनसे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है UK से अहमद नवाज ने। अहमद नवाज, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिला है, बट मुझे प्लीज़ इससे पहले बताइएगा, कोलंबो में साउथ एशिया यूथ समिट में एशियन इंस्पिरेशन अवार्ड से भी नवाजा जाना है आपको। मजीद कौन कौन से एजाज़ात हासिल कर चुके हैं अब तक, इसका अहाता कीजिएगा। Yes, so I received the Asian Inspiration Award in Colombo, Sri Lanka, and it was an honor for me to receive that award for the work that I have been doing for young people around the world. इसके अलावा जो है तो यहाँ पर UK में मुझे और भी बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया। फॉर एग्जांपल द प्राइड ऑफ ब्रिटेन अवार्ड जो है यहाँ पर UK में। इसके अलावा द पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जो है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो मुझे मिला है। तो इस तरह के बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन आई वांट टू से दैट आई वांट टू डेडिकेट ऑल दीज अवार्ड्स टू द जो शहादा है आर्मी पब्लिक स्कूल के, उन सब को मैं ये अवार्ड्स जो है तो उनको डेडिकेट करता हूँ। इसके अलावा जो पाकिस्तान में पिछले डेकेड में जितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई दहशतगर्दी के हमलों में, तो उन सबको मैं ये अवार्ड्स जो है तो डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि दे आर द रियल हीरोज, दे लॉस्ट देयर लाइव्स फॉर पाकिस्तान एंड दे डिजर्व रियल रिकग्निशन अराउंड द वर्ल्ड। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उन शहादा की शहादत को मैं और भी ऑनर करूँ, और उनका जो है तो नाम उनको मैं फ़ख्र से मतलब बुलंद कर सकूँ। अहमद, आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टर्बिंग तो है, बहुत डिस्टर्बिंग है। एक सानहे से गुजरे, फिर दोबारा से तालीम पर फोकस किया, ये सब कुछ आसान नहीं था। कितने अरसे तक यही याद आपको तड़पाती रही, आपको परेशान करती रही, आपको फोकस करने में प्रॉब्लम रहा? थोड़ा सा हमें इस बारे में बताएं। APS का जो सानहा था, ऑफ कोर्स आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे। मैंने उस हादसे में अपना एक भाई हारिस नवाज खोया। इसके अलावा जो है तो मैंने कई सारे दोस्त मैंने अपनी आंखों के सामने उनको खोया। इसके अलावा असातिज़ा कराम को मैंने उस हादसे में खोया। तो वो हादसा जो है तो वो भूलने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तानी भी उस हादसे को भूल नहीं पाएगा। इट वॉज़ वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेजेडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उस हादसे से आगे आकर जो है तो यहाँ पर मैंने एक अज़म किया इलाज के बाद कि मैं अपनी तालीम को भरपूर जारी रखूँगा, और मैं कोशिश करूँगा to excel in my education, because the terrorists' aim was to stop us from educating ourselves and excelling in our lives. जो दहशतगर्द थे उनको पता था कि the strength of the society lies within the education of the younger generation, and that is one of the things that we now need to focus on, to empower our young people and to ensure that all of our young people in the society are educated and they know how to encounter all these problems in their society.
मैंने जो है तो इरादा किया कि मैं अपनी तालीम को जारी रखूँगा उस हादसे के बाद। मैंने यहाँ पर मुझे यहाँ पर किंग एडवर्ड स्कूल में जो है तो स्कॉलरशिप मिली यहाँ पर यूके में, जो एक टॉप स्कूल है। उसके बाद जो है तो मैंने बहुत मेहनत की आर्मी पब्लिक स्कूल से लेकर अभी तक जो है तो मैंने भरपूर मेहनत की ताकि मेरा जो है तो ऑक्सफोर्ड में दाखिला हो। ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और मेरी जो है तो ख्वाहिश ये है कि मैं उन दहशतगर्दों को सिर्फ ये दिखा सकूँ कि हम जो पाकिस्तानी कौम है, हम जो है तो हमारी रेजिलियंस को, हमारी परसिवियरेंस को आप जो है तो डैमेज नहीं कर सकते। No matter how many attacks you do, we will always continue to go forward. We will always do our best in excelling, in reaching our potential, and in fact exceeding that potential. और मेरी ये ख्वाहिश है कि अभी कोशिश करूँ कि दुनिया भर में जितने नौजवान हैं और पाकिस्तान में स्पेसिफिकली, उनकी मैं मदद कर सकूँ, उनको अपलिफ्ट कर सकूँ ताकि उस दहशतगर्दों को हम जो है तो मुँह तोड़ जवाब दे सकें। Great, Ahmed. Starting from APS, then in UK, King Edward School, and now Oxford. You are excelling, and if you are excelling, that means Pakistan is excelling. Plans क्या हैं? जाहिर है आप जो भी करेंगे, जो भी अच्छा करेंगे, उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। पाकिस्तान से तालीम हासिल करके ऑफ कोर्स अभी जो है तो मैं उस हादसे के से 5 साल हो गए और अभी मैं ऑक्सफोर्ड जाऊंगा इंशाल्लाह इस साल। ये मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है, मेरे ख्याल से सारे पाकिस्तानियों के लिए और सारे मेरे APS के भाइयों के लिए जो है तो एक फ़ख्र की बात है। Because I am a kind of representative of those people. I am the representative of those APS ghazi जो हैं और जो शुहदा हैं। I embody their resilience, I embody their passion, and I want to show the world that when you're resilient and you're determined to make a difference, you can reach exceptional heights. तो ऑक्सफोर्ड जाकर जो है तो मेरा इरादा है कि यहाँ से बेस्ट एजुकेशन जो है तो हासिल करूँ और उसके बाद जो है तो मैं अपने पाकिस्तानी जो नौजवान हैं तो उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ। ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर मुझे जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, I've always tried to raise a voice for them and advocate for those young people in Pakistan. And I will always try, whenever I get an opportunity on any big platform, I will always try to raise a voice for those young people and explain how strong those young people are and how talented those people are, but only they need opportunities to excel and reach their potential. So inshallah, I will do my best to make a positive image of Pakistan around the world, to represent a positive image of Pakistan around the world, and make sure that the youth of Pakistan get enough opportunities so they can have a prosperous future for the rest of Pakistan. आप बहुत रोशन मिसाल हैं, बहुत रोशन मिसाल हैं। एक सानहे के बाद सब कुछ साथ में, सारा गम अपने दिल में रख के आगे बढ़ना, सक्सेस करना, दूसरों के लिए मिसाल बनना, बहुत बड़ी बात है। आपको पता है वैसे ही डिप्रेशन में दुनिया भर में इजाफा हो रहा है, नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है, मौक़े कम होते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ऐसे में अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ नौजवानों ही की बात करूँ ना, कुछ हमारे साथी ऐसे भी होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं। मैं जल्द हिम्मत हार जाते हैं कि बात ही नहीं करूँगी, हिम्मत हार जाते हैं। इतना लंबा आपका सफ़र है इतनी सी उम्र में, ज़रा उन नौजवानों के लिए कि जो दिल हार रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे? प्लीज़ उनके लिए कुछ कहिए। मुश्किल हालात में हौसला हार जाने वाले जो नौजवान हैं, उनको मेरा ये पैगाम है कि देखिए, पाकिस्तानी यूथ जो है, they are known for their resilience. Pakistani people are known for their resilience. People around the world knows that Pakistan has suffered from terrorism over the past decade or so, and they have still stood there strongly. It is the resilience that have helped them stay there strongly and fight those terrorists and finally restore peace in the country. तो पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, they're known for their resilience, and that is why you should never give up and continue working hard and stay determined, and not only for yourself but for the rest of the society, because that is how we're going to excel. पाकिस्तान की जो नौजवान हैं, उन पर जो है तो पूरे पाकिस्तान डिपेंड करता है. The whole Pakistan is depending on the young generation of Pakistan, because they're the future of Pakistan. And if you give up and don't do anything, the future of Pakistan will look stark. Therefore, you have an extra responsibility to make sure that you never give up and you excel not only for yourself but for the rest of Pakistan and for the Pakistani community. Great message, Ahmed. Thank you. Lastly, अब मुझे ये भी बता दें कि आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई थी बरतानवी शहजादे से. उस मुलाकात का अहवाल तो शेयर करें, क्या गपशप हुई थी?
बरतानवी शहजादे जो है तो प्रिंस विलियम ने मुझे इनवाइट किया कैंसिंगटन पैलेस में लंदन में, तो वहाँ पर उन्होंने मुझे डियाना लेगेसी अवार्ड से नवाजा। It was an extreme honor for me to be awarded Diana Legacy Award. It's one of the most prestigious honors in the UK. और प्रिंस विलियम से जब मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ मेरी कन्वर्सेशन हुई, तो वो मुझे अपने पाकिस्तान की जो टूर था उन्होंने किया था तो उसके बारे में बता रहे थे। He was telling me how welcoming the people were and the hospitality, the exceptional hospitality of the Pakistani people. And I just told him that the Pakistani people, of course, are extremely hospitable, and they have suffered for so long from terrorism, but they have always fought back, and they have regained the peace in the nation, and now deservingly there is peace in Pakistan, in every corner of Pakistan. And then उन्होंने जो है तो मेरी campaign के बारे में discussion की. He said that he really believed in what I do for the young people. And I explained to him that the young people in Pakistan and around the world have a lot of potential. They're brimming with potential, but we need to provide them with sufficient opportunities so that they can actually excel and they can actually utilize that potential. So we had a fantastic conversation, and he said that he really believes in this cause and that we should continue, and the youth of the world need to step up and do more for the people surrounding them. And I absolutely agree with him on that. बात करनी पड़ेगी सोने के दाम की, क्योंकि पहले तो कोरोना था तो इसीलिए पब्लिक गैदरिंग्स बंद थी, तो यूँ लगता था कि शादी का सीज़न यूँ आएगा और यूँ चला जाएगा, लेकिन अब SOPs के साथ में सब कुछ खुलने लगा है। प्रॉब्लम ये है कि सोने के दाम भी बढ़ते चले जा रहे हैं और इसका असर सराफा बाज़ारों पर कुछ ऐसा पड़ा है कि यहाँ पर ख़रीदार भूले से आता है, वीरानी सी छाई हुई है। इसी सब के ऊपर हमें अपडेट करेंगे उस्मान सिद्दीक फैसलाबाद से। तो खासो आम की सोने की डिमांड दुल्हा और दुल्हन दोनों के ख़ानदान की, मगर सोने पर चढ़े महंगाई के पक्के रंगों ने इसके बेचने और ख़रीदने वाले दोनों को हलकान कर रखा है। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में कारोबार की क्या सूरत हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। शादी के मीठे लड्डू में महंगा सोना कड़वाहट घोलने लगा। सदियों पुराने रवाज का महंगाई ने गला घोंट दिया। फैसलाबाद के सराफा बाजार में सोने की बढ़ती कीमतों ने नींदें उड़ा दी। रेल बाजार में बनी 500 से जायद गोल्ड शॉप्स पर ग्राहकों की मंदी। शादियों के सीजन में माला माल गोल्ड के व्यापारी अब ग्राहकों के मुंतजिर हैं। एक रेट में इजाफा आ गया, दूसरा जितनी कुछ जमा पूंजी थी लोगों के पास वो इन छुट्टियों में वो खा बैठे हैं। पहले सीज़न में कोई ना कोई 100, 70, 80 मतलब तोले का ट्रांजैक्शन होती थी सीज़न में एक शॉप की, अब वो 5 तोले तक भी नहीं है। हमारा जद्दी पुश्ती ये कारोबार था, लेकिन अब हमें नज़र आ रहा है कि हम इसको ज़्यादा देर तक चला नहीं सकते। सराफा बाजार के 40,000 कारीगर भी बेरोजगार हो गए हैं, जबकि सोने की जगह आर्टिफिशियल ज्वेलरी ने ले ली है। शादी करनी है बच्चों की, सोना बहुत महंगा हो गया, मेरी पहुंच से बाहर है, मैं उसके खर्चात पूरे नहीं कर सकता। अपने आप को समझाने के लिए गालिब का ख्याल अच्छा है कि वो आर्टिफिशियल पहन के वो मुतमिन कर रही, मैंने आर्टिफिशियल वो ज्वेलरी पहन ली है। एक अंदाजे के मुताबिक फैसलाबाद में गुज़िश्ता बरस 3 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत का सोना फरोख्त हुआ, जबकि रवां बरस इसके मुकाबले में सिर्फ 5% ही कारोबार हो सका। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। बहुत परेशानियां हैं, बहुत मसाइल हैं, लेकिन इस सब के साथ साथ कोई खबर, कोई किरदार, कोई कहानी हमारे पास ऐसी भी आती है जो बड़ी उम्मीदें, बड़ा हौसला देकर चली जाती है। मैं बड़ी उम्मीदों वाले, बड़े हौसले वाले की बात कर रही हूँ। आपने सुना होगा, ज़रा न हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। ऐसा ही कुछ है जनाब। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से कराएंगे कि जिनकी ज़िंदगी रातों रात बदल गई। ख्वाब देखा और फिर उसकी ताबीर मिल गई। इसीलिए कहते हैं ख्वाब जरूर देखना चाहिए। और इसमें एक और एंगल भी है। क्या? जब आपका बड़ा अच्छा दोस्त हो
तो फिर भी कामयाबी आपको मिल जाती है, क्योंकि इस कामयाबी में उनके दोस्त का बहुत अहम किरदार है। कैसे मोटिवेशन थी या फिर क्या था? बहुत अच्छा, बहुत बड़ा रोल था किरण के। जब इन्होंने शेयर किया कि आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ मॉडल, तो उन्होंने इनकी एक तस्वीर पोस्ट की ट्विटर पर और साथ लिखा अगर किसी कंपनी को मॉडल चाहिए तो ही इज द मैन यू कैन हायर। और उसके बाद से किरण इनको फिर बहुत सारे कहना चाहिए कॉन्टेक्ट किया गया बहुत सारी कंपनीज की तरफ से, और फिर इनको बाकायदा तौर पर मॉडलिंग की ऑफर हो गई। गाड़ी निकल पड़ी, एग्जैक्टली चल पड़ी, दौड़ पड़ी। एग्जैक्टली 4 साल पहले मोहम्मद वकास गए थे सऊदी अरब एज ए कारपेंटर, लेकिन देखिए शौक था, पहले से सोच रखा था, उसकी ख्वाहिश का इजहार किया और फिर कैसे जिंदगी बदली। कुछ हमने बताया, कुछ उनसे पूछते हैं। वकास, वेलकम टू नया दिन। थोड़ा सा प्लीज बताइएगा, आप सऊदी अरब गए, आप कारपेंटर थे वहाँ पर, और उसके बाद अचानक से आपको मॉडलिंग की ऑफर आती है। ये सफ़र कैसा स्टार्ट हुआ है, इसका प्लीज शेयर कीजिएगा। कारपेंटर से मॉडलिंग, ये तो मेरा शुरू से एक ड्रीम था जो पाकिस्तान में पूरा नहीं कर सका। तो इधर सऊदीया में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अच्छा चांस मिला। एक मेरा दोस्त था फोटोग्राफर, तो मैंने उसको पिक्चर एक्टिंग करते हुए देखा, तो मैंने अपनी विश का इजहार किया उससे। तो उसने मेरी पिक्चर ली, ट्विटर में डाली, और अल्हम्दुलिल्लाह 60 लाख लोगों ने देखी, तकरीबन 50,000 लाइक आई इसमें। तो इस तरह फिर वो वायरल हो गई तस्वीर, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, इवन न्यूज़ चैनल आए, इधर मेरे इंटरव्यूज हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं, ये बात पूरी तरह से मुझे बताए ना, क्योंकि देखें अब तो आप बड़ा ना फैल के खुश होके बैठे हुए हैं। ये सब कुछ दोस्त की वजह से हुए, वो मुझे पूरा किस्सा बताइए आप। कैसे आपने उनसे क्या कहा था, फिर उन्होंने कैसे कैसे आपको हेल्प की, सिर्फ एक पिक्चर लेके ट्वीट कर दी, वो सारा कुछ बताए ना मुझे थोड़ा तफसील के साथ में। जी, इधर एक मेरा सऊदी दोस्त था, उसका नाम फैसल है। तो वो बहुत एक अच्छा फोटोग्राफर है। तो उससे मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तो उसका एक और दोस्त था, उसका नाम अब्दुल अजीज है, वो इधर स्टार है सऊदी अरब में ना। तो उसने मेरी पिक्चर ट्विटर में शेयर की, तो उसके बाद मेरी तस्वीर वायरल हुई। जबरदस्त दोस्त हो तो ऐसे। वकास, मुझे ये बताएं कि तकरीबन 4 साल पहले गालिबन आप सऊदी अरब गए थे, थोड़ा सा उससे मुतालिक बताएं। इन 4 सालों में आपकी सऊदी अरब में क्या मसरूफियात रही? ज़ाहिर है आप एज कारपेंटर वहाँ पर थे, थोड़ा सा वो भी शेयर कीजिएगा। जी, तकरीबन सऊदी अरब में 4 साल कबल आया था, और तब से मैं कारपेंटर का काम कर रहा हूँ। अब देखिए, मेहनत तो हर शोबे में बहुत करनी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब तो आप मॉडल बन गए, तो अब का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? फैमिली का क्या कहना है? उनको ये बात कितनी पसंद आई, या फिर किसी ने कोई एतराज़ भी किया? सपोर्ट कितना किया? पहले तो घर वालों को मालूम नहीं था, तो जब मेरा वो न्यूज़ में आया, न्यूज़ चैनल में देखा घर वालों ने, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया फैमिली। ओके, अच्छा वकास, ज़ाहिर है कुछ साल आप वहाँ पर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा जनरली बताइएगा दायरे गैर की ज़िंदगी से मुताल्लिक, कि वहाँ पर जब पाकिस्तान से और मुल्कों से लोग जाते हैं मज़दूरी की तलाश में, एक तो वो कितना कठिन सफ़र होता है, और साथ में जिस तरह आप हैं, आपका एक शौक़ था, बचपन से ख्वाहिश थी मॉडलिंग, और वो आपकी अब स्टार्ट हुई है, इंशाल्लाह पूरी होगी जितना आप इस करियर में आगे जाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई काम के साथ साथ एज़ शौक़ के तौर पर करना चाह रहे हैं मॉडलिंग को, ऐसा शौक़ पूरा करना चाह रहे हैं, तो ये बैलेंस करना है इसको बाहर किसी और मुल्क में, अपने मुल्क से दूर, कितना मुश्किल ये टास्क होता है? टास्क तो बहुत मुश्किल है। तो ये अल्लाह की बहुत करम नवाज़ी है मुझ पे, ये अल्लाह का खास करम है जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, वरना ज्यादातर आपने देखा कि जो इंसान की ख्वाहिश होती है वो दिल में रह जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अपने आप को फील करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया, और मैं इंशाल्लाह इसका भरपूर फायदा उठाऊंगा। वकास, चले जल्दी से मुझे ज़रा ये बताइए, अब क्या आपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच के रखा है, क्या करना चाहते हैं? कोई ऑफर्स हैं तो वो भी बताएं। अभी तो फिलहाल इंशाल्लाह मॉडलिंग कर रहा हूँ, तकरीबन 5 कंपनी के साथ मेरा इधर एग्रीमेंट हो चुका है। वाह वाह वाह। तो
इंशाल्लाह अभी मजीद काम बढ़ रहा है, तो देखते हैं इंशाल्लाह क्या बनता है आगे। इंशाल्लाह अभी तो काम कंटिन्यू जारी है। विश यू गुड लक, अच्छा सफ़र रहे आपका आने वाला भी। हम बिल्कुल आपके करियर के ऊपर, आपके नए आने वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर नज़र रखेंगे, लेकिन इस वक्त हम ज़रा बात करेंगे अपने हीरो की और आजकल के हीरो की। पाकिस्तान के जो टॉप मोस्ट ड्रामा आर्टिस्ट हैं ना, जो स्टार्स हैं, वो भी किसी स्टार के दीवाने हैं। मैं अर्तुगरुल की बात कर रही हूँ। मैं आपको बताऊं, सिविल अवार्ड के लिए नामजद है हुमायूं सईद, और वो भी पूरा सीज़न बहुत शौक से देख चुके हैं। और अर्तुगरुल गाजी को तो वो देखते ही हैं, वो जो किरदार उन्होंने उसमें निभाया ना, जिस हीरो ने, वो उनको भी खासा पसंद करते हैं। तो कल कुछ हुआ यूँ कि मोहम्मद शोएब मुझसे कहने लगे कि मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं, वरना मैं भी साथ चली जाती। बहरहाल वो गए, उन्होंने जाके देखा भी, एक तकरीब का वो हिस्सा बने, और फिर उसके बाद में उन्होंने यूँ करके एक अपॉर्चुनिटी अवेल की, और वो कैसे उन्होंने हुमायूं सईद से गपशप लगाई। चलिए मैं और आप मिलकर देखते हैं क्या क्या बात हुई। हुमायूं सईद इज़ विद अस। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए भी नॉमिनेट हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़बरदस्त काम करते चले आ रहे हैं, पाकिस्तानी पसंद करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जिस तरह कुछ देर पहले एनगिन ने भी कहा कि टर्की में भी पसंद किया जाता है पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर्स को। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू जी। सबसे पहले तो सॉरी, कांग्रेचुलेशंस, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट होना, हाउ गुड इज़ दैट? यार मेरे ख्याल से जिस दिन ये अनाउंस हुआ था उस दिन 14 अगस्त था, और 14 अगस्त की खुशी के साथ साथ मेरे लिए वो दिन यादगार हो गया जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैंने कभी जब भी मुझे कोई अवार्ड मिला है, मैंने हमेशा ये कहा है कि आई थिंक क्रेडिट दूसरों को जाता है, काम पे जाता है, सबको जाता है, लेकिन अगर इतना बड़ा आपको अवार्ड मिले तो आपको मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने थोड़ा सा ही कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर किया होगा इन 20 सालों में, जो मुझे अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी। मुझे बहुत खुशी है, और बस अल्लाह करे मैं इसी तरह बेहतर से बेहतर काम करता रहूँ। अच्छा हुमायूं भाई, अर्तुगरुल ड्रामा जिस तरह पाकिस्तान में पसंद किया गया, अब क्या हमारी इंडस्ट्री भी सोच रही है इस्लामिक हिस्ट्री पे मज़ीद ड्रामे बनाने से मुताल्लिक? देखिए जी, अगर नहीं सोच रही तो सोचना चाहिए और बनाने चाहिए हमें भी। पहले हमारे यहाँ ड्रामे बनते थे, जैसे कि टीपू सुल्तान बना, बाबर बना, चंगेज़ ख़ान, और इस तरह के ड्रामे, मोहम्मद बिन कासिम बना, लेकिन वो बहुत अरसा हो गया, मेरे ख्याल से 30-40 साल पहले ये ड्रामे बने थे। लेकिन अभी आजकल प्रोडक्शन जहाँ पहुँच गई है उसमें काफ़ी बड़ी लागत के ये ड्रामे बनते हैं, इसमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप अकेले, जैसे कि मैं अगर ये बनाना चाहूँ ड्रामा, तो मैं इसकी ज़रूर कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी रिक्वायरमेंट्स को पैसों की वजह से, इतना महंगा होने की वजह से मैं पूरा नहीं कर सकता। तो इसके लिए जैसे ये अर्तुगरुल भी जो बना है, टर्किश गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया था, उनकी सपोर्ट से बना है। तो हमारी भी अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, मुझे नहीं कोई और बना ले, जो भी अच्छा प्रोड्यूसर हो वो बना ले, लेकिन सपोर्ट करनी चाहिए ताकि हम भी इस किस्म की प्रोडक्शन कर सकें। आजकल जो ड्रामे हैं तमाम लीडिंग चैनल्स पर, तनकीद होती है कि उसमें मैसेज नहीं होता, तनकीद ये होती है कि वो किरदार साजी नहीं कर रहे, क्योंकि नॉर्मली अगर आप अभी आज 6-8 ड्रामे उठा के देखें तो वो साली बहनोई साली, दोस्त की बीवी, ये टॉपिक्स क्यों आपको लगता है कि इन टॉपिक्स से मसाइल हो रहे हैं? नहीं, मसला तो कोई नहीं हो रहा, बट ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ वो जो भी सास बहू नंद जिसके बारे में भी कहानी बताई जा रही है तो हमारी ही कहानियाँ, और वही बात है कि जब आपका बजट इतने कम हो जाए ड्रामों के, तो वो हम सोच भी उतनी ही रखते हैं कि यार हमें घर घर के अंदर बनाने, और दूसरी बात ये कि लोग देखते भी वो हैं ज़्यादा। ये जो आपने बात की ना भाई, लोग देखते भी वो ज़्यादा हैं, लेकिन अब अर्तुगरुल में जाते नहीं हैं, क्योंकि वो हम ये देखते हैं कि यही चल रहा है तो उसी में रहें, लाइट रोमांस डाल दें। ये बिल्कुल सही बात। लेकिन बट फिर भी अगर आप मेरे पिछले ड्रामे उठा के देख लें, कि जैसे अभी हमारा प्रेम गली शुरू हुआ, या उससे पहले दिल लगी बनाया, मेरे पास तुम हो, और प्यारे अफजल, ये सब आप देखें, इनमें सास बहू इसमें नहीं था। तो हमारी कोशिश होती रहती है, तो कुछ ना कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो कोई ना कोई ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो इस तरह का काम करते रहते हैं, और कोशिश करते रहेंगे, और ऐसे ही होता है। एक तरफ पूरा एक ट्रेंड चल रहा होता है कि आप कमर्शियली क्या दिखाना चाह रहे हैं, और एक तरफ कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अलग काम करते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। लास्टली आपने जब मेरे पास तुम हो किया, आपने खुद का बहुत पहले से इसका प्लान था, डिस्कशन भी होती रही थी, ऐसा कोई प्लान अभी भी है? ऐसा कोई ब्लॉकबस्टर दोबारा से भी होने वाला है? देखिए जी, हम कोशिश ये करते हैं कि अच्छा बनाएं,
बाकी वो ब्लॉकबस्टर हो जाता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है। वो चाहे मेरे पास तुम हो, चाहे वो पंजाब नहीं जाऊंगी फिल्म थी, चाहे वो जवानी फिर नहीं आनी थी, चाहे वो प्यारे अफजल था, चाहे वो दिल लगी था। तो इसमें आप सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है, दिल से बनाना पड़ता है। पहले से नहीं सोच सकते ब्लॉकबस्टर बनाऊंगा, बस अच्छा बनाएं और फिर वो खुद लोगों को अच्छा लग जाता है। ऐसा कुछ हो रहा है जी, मेरी पूरी नहीं बता के मैं पूरी कोशिश है मेरी कि आगे मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी कोई नाम डिसाइड नहीं हुआ। मैं 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। इस्लामिक हिस्ट्री पे भी कुछ इस्लामिक हिस्ट्री पे भी सोच रहे हैं। थैंक यू माय